Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about free trade agreement amongst BIMSTEC countries. India is pushing for it. ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हम जरा समझते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दैट इज डन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन देमसेल्व्स। तो अलग अलग लेवल के अग्रीमेंट साइन करते हैं दुनिया के देश आपस में ताकि एक दूसरे के साथ ट्रेड और बाकी तरह के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जैसे कि इन्वेस्टमेंट या मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री उसको प्रमोट किया जा सके। तो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ लोवेस्ट लेवल ऑफ डिग्रीज ऑफ इंटीग्रेशन टू हायर लेवल उसको हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो जो सबसे आप कह सकते हैं लोवेस्ट लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसका नाम है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए। पीटीए अगर एक एग्रीमेंट दो देश आपस में साइन करते हैं तो उसके अंतर्गत वो दोनों देश कुछ एक आइटम्स पे सेलेक्ट आइटम्स पे ट्रेड सस्ते दामों पे, सस्ते दाम से यहाँ मतलब है हमारा टैरिफ रेट्स, कस्टम्स ड्यूटी को घटाने की बात करते हैं। Not on all the items, but for certain items, for selected goods, the custom duties known as tariff rates are reduced if PTA is signed between two sides. तो भारत ने PTA साइन किया हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है मर्क्यूसर ग्रुप्स के साथ। मर्क्यूसर ग्रुप बिलोंग टू साउथ अमेरिका। मर्क्यूसर ग्रुप के मेंबर कंट्रीज हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पराग्वे। इनके साथ इन ग्रुप कंट्रीज ने आपस में एक ग्रुप बना रखा है, इसका नाम है मर्क्यूसर। और भारत ने मर्क्यूसर ग्रुप के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत कुछ एक आइटम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें जब दोनों देश ट्रेड करेंगे तो टैरिफ रेट्स को कम रखेंगे। तो चूंकि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ ही एक आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाता है, इस कारण से कहा जा सकता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में टू साइड्स मेंटेन अ पॉजिटिव लिस्ट, मतलब एक लिस्ट तैयार की जाती है कि किन किन आइटम्स के ऊपर हम लोग लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करेंगे। पीटीए से हायर डिग्री का इंटीग्रेशन होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें एक निगेटिव लिस्ट तैयार की जाती है। समझिए पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट के बीच का अंतर। निगेटिव लिस्ट मतलब कुछ एक आइटम्स को छोड़ करके, जिस लिस्ट में जो आइटम्स लिखे हैं उन आइटम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी आइटम्स हो सकते हैं सब पे हम लोग लगभग टैरिफ्स को खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से टैरिफ्स रेट्स को खत्म कर देंगे, मतलब कस्टम ड्यूटी को खत्म कर देंगे। तो एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन नियरली ऑल गुड्स। कुछ एक एक्सेप्शंस रहेंगे जिनको एक अलग से लिस्ट पे रखा जाएगा कि नहीं इनमें टैरिफ्स खत्म नहीं होंगी, और उस लिस्ट को कहा जाता है नेगेटिव लिस्ट। तो पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट के बीच का अंतर आई होप आप समझ रहे हैं। पॉजिटिव लिस्ट मतलब इन्हीं आइटम्स पे हम लोग लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करेंगे। नेगेटिव लिस्ट मतलब इन आइटम्स को छोड़ करके बाकी सारे आइटम्स पे हम लोग लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करेंगे। तो नेगेटिव लिस्ट में बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जिसपे एग्जेम्पशंस आर नॉट अवेलेबल। भारत ने कई सारे देशों के साथ एफटीए भी साइन कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उन देशों का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। इनमें से कुछ के साथ पीटीए है, कुछ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। उससे ऊपर लेवल का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी ऊपर लेवल का कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट साइन होता है। इसको कहते हैं हम लोग कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन को इस इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये तीन देश ए बी सी इन्होंने आपस में कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो इसका मतलब इन तीनों ने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो आपस में साइन किया ही होगा, और उसके अलावा इन लोगों ने अपने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और एक लेवल हाई लेकर के गए हैं, जहां पे उन्होंने अब आपस में एक और एग्रीमेंट साइन कर दिया और इन तीनों के बीच में उन्होंने बना दिया है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन का मतलब होता है हैविंग कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ से हमारा मतलब ये है कि ये तीन देश ए बी सी अगर इन्होंने आपस में कस्टम्स यूनियन बना रखा है तो इनके बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही, लेकिन अगर कोई चौथा देश है डी
उसको अगर ट्रेड करना है इन तीनों में से किसी देश के साथ, ए के साथ, बी के साथ या सी के साथ, तो किसी भी सामान पे जब ट्रेड होगा, किसी भी आइटम के लिए जब ट्रेड होगा, तो तीनों देश बराबर टैरिफ रेट्स लगाएंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि कंट्री डी को स्टील बेचना है इन कंट्री बी, तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर कंट्री बी लगा रहा है 10% ऑन स्टील कमिंग फ्रॉम कंट्री डी, तो सी भी 10% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा ऑन स्टील कमिंग फ्रॉम कंट्री डी टू सी। ए भी 10% ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा ऑन स्टील कमिंग फ्रॉम कंट्री डी टू ए। ये होता है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ या कॉमन एक्सटर्नल बैरियर। तो अगर कोई देश एफ कस्टम्स यूनियन आपस में डेवलप करते हैं तो उनके बीच में एफटीए तो होगा ही, प्लस दे विल मेंटेन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसका एग्जांपल है साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। ये सारे देश आप देख सकते हैं, नामीबिया, स्वाजीलैंड, लेसोटो, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, दे हैव डेवलप्ड अ कस्टम्स यूनियन जिसका शॉर्ट में नाम है साकू। अब कस्टम्स यूनियन से भी हायर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, इसको कहते हैं कॉमन मार्केट, जहां पे देशों ने आपस में कस्टम्स यूनियन तो साइन कर ही रखा है, प्लस दे हैव आल्सो अग्रीड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर। मतलब एक दूसरे के देश में आराम से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ने आपस में कॉमन मार्केट डेवलप कर लिया, मान लीजिए, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो आपको अगर बांग्लादेश के अंदर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, श्रीलंका में दिखती है तो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस। तो ये फायदा होता है अगर कुछ देश आपस में कॉमन मार्केट डेवलप कर लेते हैं, तो कस्टम्स यूनियन तो होगा ही उनके बीच में, और कस्टम्स यूनियन है तो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही। तो कॉमन मार्केट इज एन हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज कंपेयर टू कस्टम्स यूनियन, जहां पे देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, कस्टम्स यूनियन भी है, प्लस दे हैव टेकन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू हायर लेवल, जहां पे देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अगर इन देशों ने आपस में जब कॉमन मार्केट डेवलप कर लिया तो एक देश के इंसान को दूसरे देश में अगर नौकरी मिलती है वो आराम से चला जाएगा, वहां जॉब कर पाएगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब यहाँ का अगर कोई इन्वेस्टर है दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, आराम से कर सकता है। तो कॉमन मार्केट का एग्जांपल है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ईईए। तो ये जो ब्लू कलर से आप जिन कंट्रीज को देख रहे हैं यूरोप के अंदर, इन देशों ने आपस में डेवलप कर रखा है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, और ये एक एग्जांपल है कॉमन मार्केट का। मींस दे हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ, दे हैव कस्टम्स यूनियन बिटवीन देमसेल्फ, एंड दे हैव फर्दर टेकन देयर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू नेक्स्ट लेवल, जहां पे गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और इससे भी हायर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है जब कॉमन मार्केट तो है ही, प्लस अगर वो मेंबर कंट्री से कॉमन करेंसी भी अडॉप्ट कर ले, सेम करेंसी मतलब सेम मॉनेटरी पॉलिसी, सेम सेंट्रल बैंक। तो यूरोप के कुछ देशों ने, 20 देशों ने मिलकर के आपस में इकोनॉमिक यूनियन तक डेवलप कर रखा है। 27 देशों ने मिलकर के कॉमन मार्केट डेवलप किया हुआ है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है बट यूरो जोन का हिस्सा नहीं है। 27 देशों ने कॉमन मार्केट डेवलप किया है, उनमें से 20 देशों ने वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एक लेवल और ऊपर लेकर गए हैं, जहां पे उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन डेवलप कर दिया है, जहां दे हैव अडॉप्टेड अ कॉमन करेंसी विच इज यूरोस। और ये देश जिन्होंने आपस में इकोनॉमिक यूनियन एग्रीमेंट साइन किया है, कॉमन करेंसी अडॉप्ट की है, दैट इज यूरो, वो कहे जाते हैं यूरो जोन कंट्रीज। तो यूरो जोन कंट्रीज आर दोज कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड अ कॉमन करेंसी दैट इज यूरो। आज के डेट में यूरो जोन के अंदर 20 देश हैं। द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूरो जोन इज क्रोएशिया दैट ज्वाइंड इट इन 2023। तो स्टेट एपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जाम में पिछले साल किसी तो एग्जाम में पूछा था उन्होंने कि यूरो जोन के अंदर कितने मेंबर कंट्री हैं, सीधा सीधा ये प्रश्न आया था।
तो ये जो डार्क ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, these are Eurozone countries who are using euros as their currency. और डार्क ब्लू और लाइट ब्लू मिला करके वो देश हैं जिन्होंने आपस में कॉमन मार्केट डेवलप किया हुआ है, एंड दे आर नोन एज कंट्रीज हैविंग यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। तो ये सब मिला करके हो गए यूरोपियन यूनियन, और उसमें से जो डार्क ब्लू वाले हैं वो हो गए यूरोजोन वाले, हैविंग कॉमन करेंसी दैट इज यूरोस, एंड यूरोजोन इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। अच्छा, इकोनॉमिक यूनियन से भी हायर लेवल का इंटीग्रेशन हो सकता है पॉलिटिकल यूनियन, जहां पे जो अलग अलग यूनिट्स हैं, प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक फैसले एक साथ ना लें, पॉलिटिकल डिसीजंस भी एक साथ लें। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 स्टेट्स एक साथ मिलकर के फैसले लेते हैं। भारत को भी आप एग्जाम्पल कह सकते हैं पॉलिटिकल यूनियन का। 28 स्टेट्स हैं, दे आर पॉलिटिकल यूनियन। तो उसमें पॉलिटिकल यूनियन का मतलब सब कुछ ही होगा। इकोनॉमिक यूनियन तो होगा ही, यानी कि कॉमन करेंसी तो होगी ही, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल लेबर तो होगा ही, प्लस there will be coordinated political policies also. Government structures will also be coordinated. So India, US could be a good example of political union. European Union to some extent can also be a good example of political union, but only partial political union, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अपने पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, but at the same time the states also enjoys a lot of independence at individual level, and they also have their parliament and different government structure. तो यूरोपियन यूनियन कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल यूनियन, बट ओनली अ पार्शियल पॉलिटिकल यूनियन। तो आई होप कि आपको मैं ये पॉइंट समझा पाया हूं। डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलग अलग देशों के बीच में जो संभव है, पीटीए, एफटीए, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन, इन्हीं को यहाँ इस एक डायग्राम में एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। लोवेस्ट लेवल होगा पीटीए, उससे हायर FTA, फिर कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, एंड देन पॉलिटिकल यूनियन, वेयर देयर विल बी नॉट जस्ट कॉमन करेंसी बट ऑल्सो कॉमन गवर्नमेंट। अब इस आर्टिकल को समझना है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिम्स्टेक ग्रुपिंग के बारे में। बिम्स्टेक के बारे में हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था। बिम्स्टेक ग्रुपिंग जो है, इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो मेंबर कंट्रीज हैं, आपस में इकोनॉमिक एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाई है बिम्स्टेक। इसके अंदर टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड देन देयर आर 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो, म्यांमार एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है इन ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक का अगर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखा जाए भारत के लिए तो हाल फिलहाल में बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव अवे फ्रॉम पाकिस्तान। इंडियाज वन ऑफ द कोर फॉरेन पॉलिसी इज टू आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया। इसलिए साउथ एशिया की जो सबसे महत्वपूर्ण रीजनल ग्रुपिंग है सार्क, भारत ने उसको अबैंडन कर दिया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, भारत ने उसको अबैंडन कर दिया है राइट आफ्टर उरी अटैक। तो 2016 से ही सार्क की मीटिंग हुई नहीं है, इनफैक्ट 14 से ही नहीं हुई है। 14 के बाद 16 में होने वाली थी, उसके पहले उरी अटैक हो गया, इंडिया ने तब से सार्क को अबैंडन कर दिया है। तो सार्क प्लेटफॉर्म मोर और लेस इट इज डेड, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बीइंग प्रमोटेड बाय पाकिस्तान इन इंडिया। और अब उसके बाद से 2016 में उरी अटैक के बाद से भारत ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे इन साउथ एशियन रीजन। तो सार्क को अबैंडन करने के बाद जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करके भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता है, और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक। सो दैट इज व्हाई बिम्स्टेक डज नॉट जस्ट हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बट ऑल्सो strategic significance, where it can be very helpful in attaining the goal of isolating Pakistan in South Asia. अब आते हैं करंट न्यूज पे। बिम्स्टेक ग्रुप्स में कई सालों से चर्चा चल रही है, बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं कई सालों से चर्चा कर रहे हैं कि आपस में हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये इशू रेज किया।
एट बिम्स्टेक बिजनेस समिट कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डेवलपमेंट है वो काफी स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। और पीयूष गोयल साहब ने प्रपोज किया कि कम से कम हम आपस में पीटीए तो साइन कर ही सकते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे एफटीए की तरफ मूव करेंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत का जो ट्रेड है अभी बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ, वो सिर्फ $44 बिलियन के आसपास है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द पोटेंशियल। ट्रेड काफी बढ़ सकता है इन देशों के साथ, एंड विच इज ओनली राइट नाउ $44 बिलियन। इसीलिए इंडिया इज विलिंग टू टेक फॉरवर्ड द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन बिम्स्टेक कंट्रीज टू द लेवल ऑफ एफटीए। उसको काफी बढ़ाया जा सकता है। अगर बिम्स्टेक कंट्रीज में बात की जाए भारत के ट्रेड पार्टनर्स की, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है थाईलैंड, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश। साउथ एशियन ग्रुप्स में बात की जाए तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, ये हमने कल भी देखा था। साउथ एशिया के अंदर राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव आते हैं। तो साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, लेकिन बिम्स्टेक कंट्रीज की अगर बात की जाए तो थाईलैंड इज आवर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ओवरऑल। और अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो ये ट्रेड को फर्दर इनहांस किया जा सकता है बिटवीन बिम्स्टेक कंट्रीज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको ये इमेज वापस से देखना होगा, डेनमार्क के बारे में देखना होगा, सोचना होगा, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसी टॉपिक के बेसिस पे मेंस क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उनके बेनिफिट्स बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज येन कैरी ट्रेड and why it is unwinding now. This topic is important from our syllabus GS paper 3 economics point of view। in general economics का ये प्रश्न है या टॉपिक है। देखिए, येन कैरी ट्रेड होता क्या है पहले वो समझते हैं। जापान की करेंसी है येन, और जापान में इन जनरल पिछले 20-25 सालों से अगर आप देखेंगे तो जो लोन लिया जाता है बैंक से वो काफी सस्ते दामों पे मिलता है। इनफैक्ट एक वक्त तो 0% इंटरेस्ट पे लोन मिलता था। मतलब आज आपने 10 लाख का उधार लिया, 2 साल बाद 10 लाख वापस कर दीजिए विदाउट इंटरेस्ट। तो जापान की करेंसी जो येन है, इट इज टिपिकली लो इंटरेस्ट रेट करेंसी। ऐसा पॉलिसी इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया? उसके पीछे कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1999। 1999 में जापान के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखी गई जिसको इस नाम से जानते हैं, एसेट प्राइस बबल बर्स्ट। सरल भाषा में कहें तो जब इकोनॉमी बहुत फास्ट पेस से ग्रो करती है तो वहाँ पे हर चीज़ के दाम भी जल्दी बढ़ते हैं। आपको मैंने बेसिक इकोनॉमी क्लास में सिखाया है कि हाई ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद हाई इन्फ्लेशन इन जनरल। और चीज़ों के दाम जब जल्दी बढ़ते हैं और इकोनॉमी भी ग्रो कर रही होती है तो कभी कभार एकाएक से चीजों के दाम क्रैश भी करने लगते हैं, जो मैंने आपको इकोनॉमी में सिखाया, द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड लैंडिंग। बिकॉज व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, देन देयर माइट बी इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स एंड दैट इम्पैक्ट ऑन सेविंग कैन ब्रिंग डाउन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है एसेट प्राइस बबल बर्स्ट। जो भी एसेट्स हैं, प्लॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, उनके प्राइस तो पहले खूब बढ़े और एकाएक से फिर नीचे गिरने लगे फास्ट पेस में। तो हार्ड लैंडिंग हुई थी जापान की इकोनॉमी के अंदर 1999 में। मतलब एक तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी जापान की इकोनॉमी में 1999 में। ऐसी ही क्राइसिस अमेरिका की इकोनॉमी में देखने को मिली थी साल 2008 में। एसेट प्राइस बबल बर्स्ट वहां भी हुआ था मोर और लेस। तो उसके बाद से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जापान ने लो इंटरेस्ट रेट, जो उनका सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ जापान, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया, जो हमारे देश में जिसको रेपो रेट कहते हैं। तो इस कारण से बैंक्स ने भी अपना लेंडिंग रेट काफी कम कर दिया और तब से मोर और लेस लेंडिंग रेट हैज बीन वेरी लो। द पर्पस इज सिंपल, टू कीप लेंडिंग रेट लो इज टू स्टिमुलेट इकोनॉमी, मतलब ब्रिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो आई होप कि आपको इकोनॉमी क्लास वाली बात, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड लैंडिंग याद है, which can be followed after the situation of high inflation and high growth, which was seen more or less in Japan in 1999. And after that, in order to rebuild the economy, Japan adopted the policy of low interest rate, and that
एम्ड एट स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जापान की इकोनॉमी को उससे काफ़ी फायदा भी हुआ। लेकिन एक चीज़ देखनी जानी शुरू हो गई कि चूंकि काफ़ी सस्ते दामों पे लोन मिल जाता है जापान के अंदर जापानीज बैंक से, तो लोग क्या करने लगे, ट्रेडर्स क्या करने लगे, जापानीज येन में उधार लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर में, और डॉलर लेकर के इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे बॉन्ड में या यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड में, किसी इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और, कहीं सिक्योरिटी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया। डेट मतलब बॉन्ड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटी मतलब यही होते हैं। उसके अलावा इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर दिया। आई एम अगेन कीपिंग इट सिंपल, प्लीज सी दिस इमेज। जब जापान में सस्ते दामों में लोन मिल रहा है तो सस्ते दामों में लोन लिया, मान लीजिए 1% पे लोन लिया, उसको कन्वर्ट किया येन को डॉलर में, और डॉलर को इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन मार्केट में जहां पे 5 या 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और उस इससे फायदा क्या हुआ, अल्टीमेटली एन यील्ड ऑफ अबाउट 4-5% कुड बी अटेन्ड बाय द ट्रेडर्स। तो इसी ट्रेड को कहा गया करेंसी कैरी ट्रेड या येन कैरी ट्रेड। जब येन में किया जा रहा है तो येन कैरी ट्रेड, दूसरे करेंसी में किया जाएगा तो उस करेंसी में कैरी ट्रेड कहा जाएगा। तो बेसिकली जिन देशों में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं उन देशों में के करेंसीज में ट्रेडर्स उधार लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं उन देशों की करेंसी में जहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा हैं, और उससे इन्वेस्ट करके और पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अमेरिका के बैंक में जमा करके ही पैसा डिपॉजिट करके आपको डिपॉजिट रेट मिल रहा है 6%। सीधी सी बात है, आप सोचिए, अमेरिका के किसी बैंक में पैसा जमा करने से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कहते हैं डिपॉजिट रेट। तो अमेरिका के बैंक में पैसा जमा करने से आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और जापान के बैंक से लोन लेने से आपको 1% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप येन में उधार लीजिए, उसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिए और अमेरिका के बैंक में चुपचाप से जमा कर दीजिए, और अंत में अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट 5 to 6% ऑफ यील्ड। Such kind of trade is known as yen carry trade if it is done between yen and some other international currency like dollar. तो I just hope आपको yen carry trade समझ आ गया है। इसके लिए एक बार फिर से क्लास की बात याद कीजिए। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है जिस रेट पे, उसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट रेट। और जब हम बैंक से पैसा उधार पे लेते हैं तो हमको जो इंटरेस्ट चुकाना होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंडिंग रेट। तो यहाँ पे डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट के बीच के अंतर की बात हो रही है। नॉर्मली एक देश के अंदर तो डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होता है लेंडिंग रेट। जैसे भारत के अंदर बैंक्स की अगर आप बात करें तो डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होता है लेंडिंग रेट। लेकिन अगर दो देशों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि डिपॉजिट रेट ज़्यादा हो एज कंपेयर टू लेंडिंग रेट। यही हो रहा है इस केस में। जापान के अंदर जो लेंडिंग रेट है बैंक्स का वो है कम, 1% पे उधार दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो डिपॉजिट रेट है वो है ज़्यादा, वो 5% आपको उधार पे इंटरेस्ट, वो 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं आपके डिपॉजिट पे। तो आप जापान से येन लीजिए, उसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, अमेरिका के बैंक में जमा कीजिए और 4 से 5% कमाइए। दैट इज येन कैरी ट्रेड। अब हाल फिलहाल में न्यूज़ क्यों बन रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब जापान अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है। उसके जो सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं, बैंक ऑफ जापान के, वो रेट्स को बढ़ा रहा है। तो जब जैसे हमारे देश में रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, वैसे ही जापान, बैंक ऑफ जापान जो उनका सेंट्रल बैंक है वो अपना रेट बढ़ा रहा है। तो जापान के बैंक्स भी अपना लेंडिंग रेट बढ़ा रहे हैं, और इस कारण से धीरे धीरे ये जो येन कैरी ट्रेड है इट इज अनवाइंडिंग, धीरे धीरे इट इज कमिंग डाउन। तो इस कारण से एक डिसरप्शन सा देखा जा रहा है इन इंटरनेशनल स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट। जिन लोगों ने भी येन को कन्वर्ट करके डॉलर में और अलग अलग बॉन्ड मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उनको तो अब थोड़ा बहुत नुकसान होगा। एक डिसरप्शन सा देखा जा रहा है ग्लोबल स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट में। वाई बैंक ऑफ जापान इज अनवाइंडिंग इट नाउ, उसके पीछे कारण सरल है। भी धीरे धीरे उन लोगों के यहाँ भी, जापान के अंदर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो अब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ जापान इज रेजिंग द रेट्स इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन, और उस कारण से ये जो येन कैरी ट्रेड है इट इज कमिंग डाउन। और जब बैंक ऑफ जापान अपना रेट बढ़ा रहा है तो
जापान के जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी लेंडिंग रेट बढ़ेगा और इस कारण से जो बेनिफिट था, जो फायदा हो रहा था, इसको कहा जाता है यील्ड टू द ट्रेडर्स, वो नैरो डाउन हो रहा है, narrowing yield gap, and that is why now this yen carry trade is coming down. जो पहले के फायदे थे अब वो नहीं हो पा रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुक्रालोज एज सुगर सब्स्टिट्यूट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार पूछ लेते हैं। आप पिछले बार एपीएससी प्रीलिम्स में उन्होंने सीधा सीधा शुगर का क्या कॉम्पोजिशन होता है वो पूछा था लास्ट वाले प्रीलिम्स में। सबसे पहले समझते हैं सुक्रालोज है क्या। देखिए, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब इसको बनाया जाता है केमिकल रिएक्शंस करा करके, नेचुरली नहीं मिलता है। बट 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब इट इज गुड फॉर हेल्थ एंड इट कैन बी अ गुड शुगर सब्स्टिट्यूट फॉर फूड एंड बेवरेजेस। अच्छी बात यह है कि 600 टाइम्स स्वीटर है एज कंपेयर टू द टेबल शुगर, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है टेबल शुगर। तो उसके तुलना में सुक्रालोज इज 600 टाइम्स स्वीटर। इस कारण से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ टेबल शुगर तो इसकी कंजम्पशन भी कम होगी। केमिकली दिस सुक्रालोज इज डिराइव्ड फ्रॉम टेबल शुगर ओनली। टेबल शुगर का केमिकल नाम है सुक्रोज। तो इसी सुक्रोज में केमिकल रिएक्शंस करके सुक्रालोज बनाया जाता है। और सुक्रालोज के कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। 0 कैलोरी है, ज़्यादा स्वीट है तो कंजम्पशन की जरूरत भी कम पड़ेगी, इससे टूथ डिके वगैरह भी नहीं होगा। सो दैट इज वाई टेबल शुगर या दूसरे शब्दों में कहें तो सुक्रोज का अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है सुक्रालोज। सुक्रालोज इज ऑल्सो वेरी स्टेबल अंडर हीट या हाई एसिडिक लेवल। इस कारण से कुकिंग के लिए, बेकिंग में भी इसकी स्वीटनेस बनी रहती है इन इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग। जैसे बहुत टेम्परेचर कर दिया या एसिडिटी जो मेजर होता है वो पीएच लेवल उसको कहते हैं एसिडिटी के लिए, तो हाई पीएच लेवल में भी ये अपनी स्वीटनेस बनाए रखेगा, ये अच्छी बात है। तो इसी कारण से हाल फिलहाल में अभी सुक्रालोज को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। एंड क्योंकि शुगर का हेल्थ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है, येट वी कीप ऑन कंज्यूमिंग शुगर, जिस कारण से कई सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इसी कारण से सुक्रालोज इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन गुड डिस्कवरी और डब्ल्यूएचओ ने इसको सेफ फॉर कंजम्पशन का टैग दे दिया है। उसके अलावा यूएस के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी सुक्रालोज को अब सेफ कंजम्पशन का टैग मिल गया है बाय देयर रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन एजेंसीज लाइक एफडीए इन यूएस। भारत के अंदर कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसका लॉन्ग टर्म में गट पे, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है और मेटाबॉलिज्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, यही एक कंसर्न है। बट ओवरऑल सुक्रालोज इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ टेबल शुगर, जिसका केमिकल नाम है सुक्रोज। सुक्रोज की अगर बात की जाए तो उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है C12H22O11, मतलब 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 11 यूनिट होता है। अब सुक्रोज को डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से अगर हम कन्वर्ट करें तो अल्टीमेटली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सुक्रालोज। सुक्रोज इज नेचुरली फाउंड, कई सारे प्लांट्स में मिलता है ये सुक्रोज। इट इज नेचुरली फाउंड केमिकल, बट सुक्रालोज नेचुरली फाउंड नहीं है, इसको केमिकल प्रोसेसेस से गुजरना होगा and then it can be converted into sucralose. So that is why we are calling it artificial sweetener, जबकि sucrose can be considered as natural sweetener. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत सरकार ने देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक नए तरह के पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पर्पस रहेगा टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साल 2024 से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो जैसे भारत रत्न और फिर पद्मश्री अवार्ड्स होते हैं, उसी लाइन में ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू किया गया है। जो हाईएस्ट अवार्ड विल बी विज्ञान रत्न। इट विल बी गिवन
as lifetime achievement to renowned साइंटिस्ट। तो उनके किसी साइंटिस्ट के जीवन काल में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए विज्ञान रत्न दिया जाएगा। विज्ञान श्री विल बी गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे पद्मश्री होता है। विज्ञान युवा विल बी गिवन टू द साइंटिस्ट हु आर अंडर द एज ऑफ 45 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड देन चौथा तरह का पुरस्कार जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में लाया गया है वो है विज्ञान टीम। इट विल नॉट बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल बट अ टीम ऑफ 3 और मोर साइंटिस्ट्स फॉर देयर कोलैबोरेटिव वर्क। ये बिल्कुल नया पुरस्कार है। तो जो आपका जीएस पेपर 3 है, इन इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में भारत की सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की है in order to encourage young scientists to do more rigorous work in the field of science and technology। अब साल 2024 के लिए जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो गया है, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन सेलिब्रेटेड बायोकेमिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री, उनको दिया जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। चंद्रयान 3 की जो टीम थी जिसमें इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब भी थे, उस टीम को मिलेगा विज्ञान टीम अवार्ड, ये वाला अवार्ड। उसके अलावा 18 साइंटिस्ट को चुना गया है फॉर विज्ञान युवा पुरस्कार। 13 साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर विज्ञान श्री पुरस्कार। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑन नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे पिछले साल ही भारत सरकार ने अनाउंस किया कि अब हम हर साल मनाएंगे ऑन 23 अगस्त। 23 अगस्त वही दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने अनाउंस किया कि अब हम लोग हर साल मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। और ये पुरस्कारों का भी अनाउंसमेंट किया गया है कि किन किन को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार ऑफ 2024। बट असल में इन पुरस्कार को प्रेजेंट किया जाएगा ऑन नेशनल स्पेस डे विच इज ऑन 23 अगस्त। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन को लेकर के जो क्वेश्चन था उसमें ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेबर इंटेंसिव एंड स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेकर के भी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाला मशीन होता है उसमें पहले उसमें जो पंप करके प्रेशर को ले जाया जाता है पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, ना कि हमारे ब्लड प्रेशर तक इन द आर्टरीज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाया जाता है पहले और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट होकर के हमारे ब्लड प्रेशर तक आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड इज राइट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 only। That's all from our side for today. Thanks for watching.